इज मोल्डेड टू फॉर्म अ सॉलिड स्फीयर। ये चीजें ना एमसीक्यू में आएंगी, अगर आपको चेंज ऑफ वॉल्यूम कहा जा रहा है ना, तो ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है। इज मोल्डेड टू फॉर्म अ सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। इस स्फीयर की रेडियस निकाल। ठीक है। एमसीक्यू ही करवाती हूँ आज। आंसर मुझे नहीं पता है, तो मुझे आप सॉल्व करोगे। दो तीन बच्चों का जो आंसर मैच करेगा। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ इसमें। 21, 23, 25, 19। तो आपकी वर्कशीट है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसमें एग्जाम्पलर बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया हुआ। बिल्कुल, मतलब कि चांसेस तो कम ही है, एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, बट ब्रॉड वे में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया हुआ है। सो मेक श्योर एग्जाम्पलर अलग से सॉल्व कर रहे हो। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या सेम रहता है? वॉल्यूम, है ना। सो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3। ठीक है, इट्स 4/3 पाई r क्यूब। अभी फिलहाल तो मैं एक बार बाकी जिन बच्चों की फीस रहती है वो भी ले आओ बच्चों। नेक्स्ट वीक में ना टेस्टिंग भी शुरू हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 20th of November। तब तक मैं सिलेबस तो खत्म कर ही दूंगी आपका ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये हो जाएगा। तो आपने क्या है, 49 × 33 × 24। हमेशा ना आपके पेपर में लिखा होता है, इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन टेक पाई एज 22/7। ठीक है। तो पाई 4/3 पाई r क्यूब। तो जो भी हमारे नंबर्स कैंसिल होते हैं, या फिर आई टेक r क्यूब हियर 49 × 33 × 24, और ये ऊपर 21 आ जाएगा और नीचे 22 × 4। फिर हो गया यहाँ से। तो यहाँ से ये गया 6, दिस इज 2, दिस इज 3, देन अगेन 3। बन जाएगा ना, 21 का क्यूब बन गया नीचे। 49 इज 7 × 7। तो यहाँ पर r विल बी इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। क्लियर टू एवरीवन? अब नेक्स्ट लिखो ऐसे ही। A hollow cube, a hollow cube of internal edge, a hollow cube of internal edge 22 centimeter is filled
with spherical marbles of diameter 0.5 centimeter, and it is assumed that 1/8 space of the cube remains unfilled. Number of marbles that the cube can accommodate. ये एमसीक्यूज में दिया है आपको. Yes. Number of marbles that the cube can accommodate. तो हमारे पास है जिसको ना कैलकुलेशंस करके ही आप निकालोगे, बिकॉज सबके आंसर उसने ऐसे दिए हैं. और एक दिया हुआ है 142596. अगर वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर निकालते हैं तो रेडियस आपको 0.5 दी हुई है ना, डायमीटर दी हुई है 0.5, ठीक है ना. तो रेडियस के हिसाब से आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, ठीक है. और क्यूब का वॉल्यूम भी हमारे पास है साइड क्यूब. अब इस क्यूब का कितना वॉल्यूम स्फीयर्स ने फिल किया है? 1/8 अनफिल्ड है, 7/8. तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मार्बल्स निकालना है ना. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया 22 इंटू 22 इंटू 22 इंटू 7/8. तो समझते हो ना, सॉलिड्स ऑक्यूपाई, जब स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं तो कुछ पोर्शन रह जाता है जिसमें यू कैन फिल वाटर और यू कैन फिल सैंड. होता है ना साइंस में एक्सपेरिमेंट ये. तो इंटू 7/8 डिवाइडेड बाय 4/3 बाय R3. समझ में आ गया. मैं आपको ये एमसीक्यू वे से ही सिखा रही हूँ क्योंकि ये आपकी बुक में एमसीक्यू ही है. अच्छा, मैं ये नहीं कहती कि बोर्ड में आया, अगर आया तो. और अगर आपके अभी टर्म पेपर जो ये प्री बोर्ड्स होने हैं, कोई ऐसा डरावना सा क्वेश्चन मिल गया तो पेन चाहिए. देख, एक हमारे पास क्यूब है, ठीक है. तो आपको जब सॉलिड्स ऑक्यूपाई स्पेसेस, एज टू एज नहीं होता ना, दे लीव इन सम स्पेस इन बिटवीन. तो ऐसे हमारे पास ये स्फीयर्स हैं. जैसे एक एप्पल्स का बॉक्स होता है ना, पूरे प्रॉपर बॉक्स में पैक होकर आता है. सो देयर इज सम स्पेस विच इज लेफ्ट इनसाइड. छोटे छोटे पोर्शंस रह जाते हैं ना, गैप्स होते हैं व्हेन दे आर टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स में, है ना. तो हम क्या करते हैं, वो कह रहे हैं कि 1/8 इज अनफिल्ड, राइट. इसका मतलब जो हमारे क्यूब का वॉल्यूम है उसका 7/8 इज फिल्ड बाय दोस मार्बल्स. तो क्यूब का वॉल्यूम 1/8 अनफिल्ड है. टोटल वन स्पेस होती है, उसमें से 1/8 निकाल लिया तो 7/8 रह जाएगा. दिस इज बाय फ्रैक्शंस. और इसमें हमें निकालना है नंबर ऑफ मार्बल्स कितने फिक्स हो सकते हैं. सो वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल, ठीक है. तो उसको मैं डिवाइड किससे करूंगी, 4/3. देखो लिखेंगे 4/3 पाई विच इज 22/7 आर. क्योंकि वो 0.5 लिखा है तो मैं 0.5/2, 0.5/2 एंड 0.5/2 ऐसे लिख देंगे इसको. और देखना है सेंटीमीटर, दोनों सेम हमें यूनिट्स दिए हुए हैं. अब जब इसको पूरा कैलकुलेशंस में लेकर आना है तो सबसे पहले ना मैं फ्रैक्शंस को रीएडजस्ट करती हूँ. ये 3/4 हो गया, 7/20 हो गया, 22 हो गया, 20/5, 20/5, 20/5. पहले तो यही खत्म हो गए सारे. 4, 4 एंड 4. दिस 4 कैंसल्स आउट, 8 एंड हियर 2. नहीं, नीचे 2, ये खत्म और यहाँ पर 2 रह गया, ठीक है. अब दिस 22 एंड दिस 22. कुछ और रहता है नहीं. तो यहाँ पे मेरे पास नंबर्स हैं 22 इंटू 22 इंटू 49 इंटू 6. आई हैव लेफ्ट दिस ये 7, 3, 7 और ये 2.
ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन देके जाती हूँ। आपकी क्लास में तो सब प्रेजेंट है ना? 142296। ये कैलकुलेशन चेक कर लो। ठीक है, अब आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, और 142296 तो ए पार्ट आंसर है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना, देखो जैसे यहाँ पर इफ आई मल्टीप्लाई, आई नो इट्स 484। 49 × 6 कितना हो जाएगा? 294। नहीं, 294 होता है? नहीं, 294 नहीं होगा, हाँ वही है सच। तो 294 है, मल्टीप्लाई किया। नाउ यू कैन सी यहाँ पर ना हमारे थर्ड प्लेस में आकर, ठीक है, यहाँ पर ही डिफरेंस आ जाता है सब में। तो आपको यहीं तक मल्टीप्लीकेशन करनी है। अगर पूरा भी कर लोगे कोई इतना काम नहीं है वैसे तो। दिस इज 6 1 32 3 3 1 9। ठीक है, फिर जब हम 9 पे आएंगे तो 6 72 5 3। तो यहां से मेरे पास क्लियर हो जाएगा। जब इसके बाद जाएंगे दो प्लेसेस पर, आगे मैं नहीं जा रही हूँ। ठीक है, 2 4 8। क्लियर होगी बात? आगे की मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मुझे पता है स्पीड टेस्ट होता है ना, तो मुझे पता है कि कहां पर कैलकुलेशन आंसर में कहां फर्क आता है। सबसे पहले तो हम यूनिट्स प्लेस देखते हैं कि यूनिट्स प्लेस में कहां पर फर्क है, सबकी सेम है। देन आई लुक फॉर टेंस प्लेस, सबकी सेम है। देन हंड्रेड्स प्लेस, तो सिर्फ मुझे हंड्रेड्स तक मल्टीप्लाई करके देखना है। बात क्लियर हो गई ये? राइट, चलो नेक्स्ट लिखो। ये भी एग्जाम्पलर का एमसीक्यू है। 7/8 समझ में आ गया? A metallic spherical shell, a metallic spherical shell of internal and external diameters 4 centimeter and 8 centimeter respectively is melted and recast to form a cone of base diameter 8 centimeter. Find the height of cone. अच्छा, मेटेलिक स्फेरिकल शेल समझ में आता है ना? इसकी फिगर मैं आपको क्लियर नहीं कर पाऊंगी, बट समटाइम्स जैसे कि हमारे पास हमने एक बॉल बनाई है, उसको अंदर से कुछ पोर्शन फिल कर दिया, बाकी वो खाली है। राइट, या मैंने कुछ सॉलिड पोर्शन लेकर, मतलब कुछ थिक शीट लेकर उसको बॉल की शेप दी, तो देयर इज सम पोर्शन विच इज इनसाइड विच इज एम्प्टी। जब आप उसे कट करोगे तो कुछ आपको हेमिस्फेयर में कुछ इस तरह से दिखेगा। राइट, इस तरह से। अब ऐसे दो जो है हमारे शेल्स जो है वो ज्वाइन है, हेमिस्फेयर्स ज्वाइन हो जाते हैं। राइट, तो इसका वॉल्यूम निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? आउटर माइनस इनर, है ना? और इसको हमने मेल्ट करके किस शेप में फॉर्म किया है? कोन में। तो दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे। सो वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल शेल क्या हो जाएगा? 4/3 पाई बड़ा वाला आर माइनस छोटे वाला आर का क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई। बस इसमें रेडियस जो है ना वो अलग होगी, r² और यहाँ पर h। नहीं यार, नहीं, यहाँ पे कुछ और ही लिख लो। ठीक है, बिकॉज कैपिटल आर भी है हमारे पास। रेडियस ऑफ द डायमीटर 8 दिया हुआ है, तो आई राइट 4 का स्क्वायर इंटू हाइट h। यहाँ पर बिकॉज डायमीटर्स गिवन है, सो मेक श्योर यहाँ पर आप लिख रहे हो 4 क्यूब और यहाँ लिख रहे हो 2 क्यूब।
और ऐसे क्वेश्चंस में पाई हमेशा कैंसल होता है। तो 1 मिनट दो, ये क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर। आंसर आ गया इसका? 14 आ रहा है सबका आंसर। हो गया सॉल्व सबसे? एवरीवन सॉल्व तो ना करूं दोबारा? चलो नेक्स्ट लिखो। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। A mason constructs a wall. A mason constructs a wall of dimensions
270 centimeter into 300 centimeter into 350 centimeter with bricks each of size 22.5 centimeter, 11.25 centimeter, 8.75 centimeter, and it is assumed that 1/8 space is covered by, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसमें टर्म्स ऐसे यूज किए हैं ना जो पहली बार शायद आपने सुनी हो. इज कवर्ड बाय मोटार द नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द वॉल. ठीक है, जो सीमेंट का वो मिक्सचर होता है, इट्स नॉट एग्जैक्टली सीमेंट ना, वो मिक्सचर होता है हमारा, है ना. और मेसन क्या होता है हमारा, जो मिस्त्री होता है ना, तो वही सब चीजें हैं और कुछ नहीं है. वो वही बात लगती है कि 1/8 जो है वो कवर्ड है. तो वो उसका क्या स्पेस बना, बहुत टेक्निकल होकर नहीं चला है. द नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज्ड टू कंप्लीट द वॉल. अगर सिंपल होता है ना तो हम क्या करते हैं, हम सीमेंट की स्पेस को ना नेग्लिजिबल मान लेते हैं, लेकिन उसने यहां पर नहीं माना. तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ब्रेक वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते वॉल्यूम ऑफ द वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक. लेकिन 1/8 अगर मोर्टार से है तो 7/8 फ्रैक्शन ब्रिक्स का है. ठीक है, 7/8 270. देखो बाकी तो कैलकुलेशंस होती हैं आपकी, पर पहले क्वेश्चन को समझ पाना वहां बैठकर पेपर में विद इन 30 सेकेंड्स. मैं आपको कह रही हूँ 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चन करने का टाइम होगा आपके पास, या 30 मिनट्स में, है ना. तो उसका मतलब 30 सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ोगे, उसी 30 सेकंड में एक बार पढ़कर, दो बार पढ़कर हमें क्वेश्चन समझना है और फिर उसके बाद सॉल्व करना है. एमसीक्यू तो ऐसे हो कि एक बार बड़ा आंसर आ जाए, स्पीड हमें वो चाहिए. ठीक है ना. तो तभी मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ और कोई रीजन नहीं है प्रैक्टिस करवाने का. जो एमसीक्यू अगर आप बोर्ड्स के देखोगे ना, आप चेक करोगे, वो सब आपको सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस होंगे. आई गिव यू लास्ट ईयर का सैम्पल पेपर का एग्जैक्ट बोर्ड का क्वेश्चन, जिसमें एक दो क्वेश्चंस हैं जहां पर दिमाग लगता है. बट पहले इंस्टेंट पर तो आई ऑल्सो राइट एन ऐसे, अच्छा ये क्या दे दिया. बट देन व्हेन यू रीड इट अगेन एंड देन यू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये टॉपिक उससे रिलेटेड है, जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, राइट. और वो ओरली सॉल्व होने वाले क्वेश्चन थे सारे, ऐसा नहीं था कि कुछ हमें टाइम कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी. बट वहां पर हमारा वो रिएक्शन टाइम हमें कंट्रोल करना है. दैट इज द ओनली वेन. वो रिएक्शन टाइम ऐसा हो कि आपका ब्रेन ब्लैंक ना हो जाए, आपको समझ में आए कि आप कर क्या रहे हो, चाहे 5 मिनट आपके पीछे हो. समझ में आ गई बात, जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन है. इसका आंसर भी देखो बड़ा अच्छा से दिया हुआ है, 11,100, 11,200, 11,000, और फिर दिया हुआ है 11,300. तो जब भी मैं कैलकुलेशंस करती हूँ ना इस क्वेश्चन में, आई नो ऐसे तो मैं कैंसिल नहीं करूंगी. 7/8, 270, 300, 350, 10/225 into 100/1125 into 100/875. एंड देन आई ट्राई टू कैंसिल मल्टीपल्स ऑफ 25, जो मेरा सबसे मुझे स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है कि मैं मल्टीपल्स ऑफ 25 को आइडेंटिफाई करती हूँ. ठीक है, या फिर मैं 5 से, पहले मेरा होता है कि टेंस एलिमिनेट करें. तो ये 4 से और ये 9. अब ये 9 जो है मुझे यहाँ 30 दिख रहा है. देन अगेन 4, 25 fours are, and this will be 4, 125, 5, 45. This is 10, 15.
103.85। फिर से 875 दिखा, तो यहाँ पे 4, 3 से 75, देन 5, 35 आ गया। देन ये 10 और ये खत्म, फिर ये और ये खत्म, और ये और, तो मेरे पास बच जाता है 7, 4, 10 और 4। क्या आंसर होगा? और सोचो ये बोर्ड में क्वेश्चन आ गया तो 16 7 से कितना होता है? तो आंसर इज 11,200। ठीक है। हमेशा कटिंग ना स्ट्रीमलाइन करके रैंडमली मत कट करना। ट्राई टू एलिमिनेट द डिनोमिनेटर। थोड़े मल्टीपल्स को 25 के उसको स्ट्रॉन्ग रखो और उस हिसाब से चलना शुरू करना। और सबसे जरूरी चीज होती है, आपको जो हमारे पास ऑड नंबर्स जैसे 3 7 वो सब जब हमें दिखता है ना डिनोमिनेटर में, उसको एलिमिनेट करना चाहिए। तो मोमेंट आई स्पॉट अ 9, आई नो मुझे 3 ऊपर दिखना चाहिए कहीं ना कहीं, उसको खत्म कर। क्लियर हो गया इतना बच्चे सबको? फाइव्स तो खत्म हो जाते हैं, 5 2 सब खत्म हो जाते हैं, बट जो 2 7 वो होगा, पहले कोशिश करो उन्हें खत्म करें हम। तो इसका आंसर है 11,200। अब सबसे जो ये जरूरी क्वेश्चन एक आते हैं ना, 2 क्वेश्चन आएंगे, तो हमारी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। अब 2 क्वेश्चन है जो थोड़े से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। ठीक है। 11,200 आंसर होगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो लिखा है, इफ टू सॉलिड हेमिस्फीयर्स, इफ टू सॉलिड हेमिस्फीयर्स। अब ये क्वेश्चन, मतलब मैं अगर गारंटी करना चाहूं कि पेपर में आ सकता है तो बिल्कुल आ सकता है। वो कैलकुलेशन बेस्ड आई कैन स्टिल से शायद आ जाए, लेकिन ये बिल्कुल आ सकता है। अगर कल पेपर देखोगे तो हो सकता है ये क्वेश्चन हो आपके पास। इफ टू सॉलिड हेमिस्फीयर्स ऑफ सेम बेस रेडियस आर joined together along their bases, if two solid hemispheres of same base radius are joined together along their bases, then the curved surface area of the new solid will be। अब ये है जो कंफ्यूज भी करता है क्वेश्चन। टू हेमिस्फेयर्स को ज्वाइन कर रहे हो, क्या बन जाएगा? स्फीयर। और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, समझ में आ गया ये? नेक्स्ट है ऐसे ही, ये कैसे बेटा? टू सॉलिड हेमिस्फेयर्स है, इसको आपने H2 जैसे ज्वाइन किया है। ठीक है। तो जब ज्वाइन किया, सरफेस मर्ज हो गई, ये खत्म हो गई सरफेस हमारी, तो एक स्फीयर बनकर आ गया। इसका हमें कर्व्ड सरफेस एरिया कहा जाए, ये टोटल वो 4 πr² ही होता है। ठीक है। उसमें कोई हमारी नहीं होगी कि नहीं इसका 3 लिया उसका 3 लिया फिर ऐड किया। हम कॉम्बिनेशंस लेते हैं ना, तो देन वी सी सरफेस मर्ज कितनी हुई है। ठीक होगी बात ही। तो आपको पहले सिखाते थे कि हमने एक स्फीयर का सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकाला, फिर दूसरे का निकाला, फिर दोनों को ऐड किया, सबट्रैक्ट किया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, बोर्ड पेपर ही कह रही हूँ। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, अच्छा लास्ट लास्ट ईयर मुझे किसी ने बताया था, बोर्ड से पहले भी ना एक ऑल इंडिया बोर्ड पेपर मॉक पेपर होता है, उसके बारे में फाइंड करना, बिकॉज आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट इट, बट देन समवन 2 साल पहले किसी ने दिया था वो बोर्ड पेपर। उसका क्या नाम है मैं आपको सर्च कर दूंगी, रजिस्टर कर लेना। आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या कुछ भी होता है, तो वो जरूर देना एक बार। ठीक है। अराउंड जैन में होगा वो, जैन या फेब में।
आपके एक्चुअल पेपर से पहले, और किसी भी डेट से क्लैश नहीं करता है। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर सेंटीमीटर एंड हाइट h सेंटीमीटर, और ब्रैकेट में लिखा है h इज मोर देन 2r, just encloses a sphere of diameter r, 2r, h, 2h. फिर मैं पूछ लूंगी किसी भी बच्चे से, ठीक है, जिस बच्चे ने दिया था उससे मैं पूछ लूंगी कि कोई एक होता है ऑल इंडिया पेपर होता है ऐसा करके कुछ, नेशनल मॉक टेस्ट था ऐसा कुछ, जैसे आपका एनटीएससी होता है ना वैसा ही कुछ नाम था उसका, ठीक है, जरूर सर्च करना। समझ में आ गया ना? यहाँ पर बस ये h मोर देन 2r कंफ्यूज करता है कि हाइट इज मोर देन। याद है ये आपने ना नाइन्थ में क्वेश्चन किया था जहां पर एक सिलेंडर के अंदर ऐसे स्फीयर को फिक्स किया हुआ, ठीक है, और उसकी हाइट को एग्जैक्टली 2r कहा था। अब यहाँ पर कह दिया कि सिलेंडर बड़ा है, स्फीयर उसके जस्ट एनक्लोज तो हो रहा है पर स्फीयर की हाइट ज्यादा है, सिलेंडर की हाइट ज्यादा है, तो इसमें हाइट का कोई मतलब नहीं है, उसकी डायमीटर तो 2r ही हो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। हाँ, अगेन ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स ऑफ टू स्फीयर्स आर इन रेशियो 64:27. Find the ratio of their surface areas. दो स्फीयर्स है, उसके वॉल्यूम की रेशियो दी हुई है। अच्छा, स्फीयर में ना सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है, कौन सी? रेडियस। और वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस का क्या होता है? क्यूबिक। क्यूब होता है ना। वैसे भी वॉल्यूम जो है, वैसे भी वॉल्यूम जो है ना वो क्यूबिक डायमेंशन है ना, क्योंकि क्यूबिक यूनिट्स लिखते हो, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब लिखते हो ना, तो बेसिकली ऐसे लिखते हो ना, क्यूब करते हो जो भी यूनिट है ना। और जो एरियाज होते हैं वो किस में लिखते हैं? स्क्वायर में। अब इसको थ्योरेटिकली अगर मैं बताती हूँ, आप लिखोगे 4/3 पाई, एक का क्यूब किया, दूसरा वाला स्फीयर लिया R2, उसका क्यूब किया, 64/27 आ गया। 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसल आउट हो गया। दोनों रेडियस का क्यूब कर रहे हैं, आ रहा है 64/27। तो दोनों रेडियाई की रेशियो क्या हो जाएगी? ये सबको क्लियर है? इट विल बी 4:3। और अगर हमें 4x और 3x ले लें, सो विल हैव 4 पाई रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ वन टू रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द अदर, तो ये हो जाएगा 16:9। अब इसका डायरेक्टली आंसर हमेशा करना, ये मैंने आपको नाइन्थ में भी करवाया होगा, कि अगर हमें स्फीयर्स के वॉल्यूम की रेशियो दी होती है तो वो क्यूब होता है, सरफेस एरिया स्क्वायर होता है, और रेडियस यूनिट होता है, ठीक है ना। तो अगर रेडियस की रेशियो मुझे 1:2 दी हुई है दो स्फीयर्स में, स्फीयर की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि उसमें सिर्फ एक डायमेंशन है, रेडियस, उसी को डबल कर सकते हो। कोन में ना दो चीजें हिल सकती है, रेडियस और हाइट, राइट। तो अगर मैंने स्फीयर की रेडियस की रेशियो 1:2 ली है, तो सरफेस एरिया की रेशियो क्या होगी? 1:4, इसको स्क्वायर करना है। और वॉल्यूम की रेशियो क्या होगी? 1:8। समझ में आ गया? ये असर्शन रीजनिंग में भी क्वेश्चन आता है, वो आपको लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27, सरफेस एरिया की रेशियो 4:3, विच इज फॉल्स, ठीक है। तो ऐसा कंफ्यूजिंग करके पूरा क्वेश्चन ही आपको दिया होता है।
इतना क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट लिखो। A cone of maximum size. Cone of maximum size is carved out from a cube of edge 14 centimeter. Cone of maximum size is carved out from a cube of edge 14 centimeter. Find the surface area of the cone and of the remaining solid. Surface area of the cone and of the remaining solid left out after the cone is carved out. अभी तो ये क्यूब में कर रहे हैं ना, फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम करेंगे नेक्स्ट, जब इसको एक क्यूबॉइड में से मैक्सिमम साइज का हमें कोन या सिलेंडर कार्व आउट करना है। ठीक है। अच्छा, जब भी आपने कोन बनानी है किसी भी क्यूब में, तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करोगे? है ना? हाँ, हम क्या करेंगे, मुझे अगर ये कार्व आउट करनी है तो पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगी, है ना? किसी भी एक साइड पर आई ड्रॉ अ सरफेस, ड्रॉ अ सर्कल किसी भी एक सरफेस पे ना। जैसे यहाँ पर मुझे ये सरफेस समझ में आ रही है, तो मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया। तो अब मैक्सिमम करने के लिए दिस सर्कल शुड टच ऑल द साइड्स ऑफ द, ये समझाते नहीं है, ना लिखते हैं, ना इसको प्रूव करते हैं, बट दिस इज सम अंडरस्टैंडिंग दैट वी मेड फ्रॉम दिस क्वेश्चन, वी गैदर फ्रॉम दिस क्वेश्चन, और उसके बेसिस पर हम सॉल्व करते हैं। कि मुझे पता है साइड ऑफ क्यूब तो है 14 सेंटीमीटर, लेकिन कोन के लिए रेडियस क्या होगी? 7 सेंटीमीटर। एंड व्हाट अबाउट द हाइट? मैक्सिमम वॉल्यूम लेना है तो उसको बिल्कुल नीचे तक लेकर जाओ। तो सबसे पहले मैं ड्रिल मशीन लूंगी, सर्कल का सेंटर लिया और बिल्कुल एंड तक उसे ड्रिल कर दिया। ठीक है, तो हाइट विल बी 14 सेंटीमीटर। अब हमें सरफेस एरिया निकालने की बात कर रहा है कोन का, तो साथ में मुझे क्या निकालना है? इसकी स्लैंट हाइट। सरफेस एरिया मतलब आई नीड टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। स्लैंट हाइट क्या होगी? 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। सारा ये फॉर्मूला वगैरह लिख देना। 14 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, सॉरी, 196 प्लस 49 का अंडर रूट, विच विल बी इक्वल टू 245, विच विल बी 7√5 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले तो हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ कोन, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। वन 154 इंटू √5 प्लस 1, यही हुआ ना? स्क्वायर सेंटीमीटर। सबको इतना क्लियर हो गया? यहां तक कोई मुश्किल? अब इसके बाद उसने कहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। पूरा क्यूब होगा, माइनस करेंगे, सरफेस एरिया है, वॉल्यूम नहीं कम होगा। लेफ्ट आउट रहा, पर क्या? पहले तो आप क्या करोगे? 5s स्क्वायर
ठीक है ना, 5 पूरे आपके फेसेस कंप्लीट है वो, ठीक है। प्लस जो हमारा पाई आर एल है अंदर का, आपने इसको आउट किया होगा तो ये अंदर की स्पेस क्रिएट हो गई, ठीक है। माइनस दिस सर्कल, माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, समझ में आया। इस टॉप वाली साइड पर एस स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर स्पेस क्रिएट हुई। अब इसको ऐड कर लो, समझ में आ गया ना ये। सो वी हैव 5 6 एस स्क्वायर प्लस पाई आर एल माइनस पाई आर स्क्वायर। जो ये सेकंड वाला क्वेश्चन दे दिया ना उसने, रिमेनिंग सॉलिड लेफ्ट आउट, यहीं पर गड़बड़ होने वाली चांसेस है। हमें लगता है माइनस कर देंगे पूरे सरफेस एरिया में, ऐसा नहीं होता। सरफेस को जब आप क्रिएट करते हो, जब भी किसी चीज को कार्व आउट करते हो ना, सरफेस बढ़ जाती है। जितने कट्स होते हैं उतनी सरफेस बढ़ जाती है, ठीक है। और वैसे कहा जाता है समझाने के लिए कि सिंगल कट विल गिव 2 न्यू सर्फेसेस, राइट। तो मेरे पास आ जाएगा 6 एस स्क्वायर प्लस पाई आर एल माइनस पाई आर स्क्वायर। मुझे इसका आंसर बताओ भैया, क्योंकि इसमें कुछ और तरीके से किया होगा। ठीक है, 22/7, 7 × 7√5 माइनस 22/7 × 7 × 7, ये खत्म हो गया। 196 × 6 माइनस 154 प्लस 154√5, ये हो जाएगा आंसर। इसको सबट्रैक्ट करना है। 1022, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन लिखो। देखो एक तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे लिखा हुआ है देर इज अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर। एग्जाम्पल के क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ अभी आज। तो एक मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस आपको दी हुई है, लिखो रेडियस इज गिवन एज 10.5 सेंटीमीटर, मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू स्मॉलर कोन्स, जिसमें रेडियस दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ कोन सो फॉर्म्ड। ये क्वेश्चन तो आप मुझे पता है बड़े आराम से करोगे। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ना वो देखेंगे हम इसके बाद। आई थिंक इसी क्लास में इतना ही हो पाएगा। आपकी साइंस क्लास है ना आज? हम्म। अच्छा, कल तो मैं आपको करवाऊंगी फ्रस्ट्रम बेस्ड क्वेश्चन है, चाहे चैप्टर से डिलीट हो चुका है पर वो क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल आ सकता है। इसमें हम क्या करेंगे, मेटालिक स्फीयर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, सीधा सीधा क्वेश्चन है बिल्कुल। और अच्छी बात पता क्या है इसमें, और वी आर नॉट गिवन द डायमीटर्स ऑल्सो, कि कुछ हमें ध्यान रखना हो, यूनिट भी सेम है। तो ये 3 3 पाई एंड पाई कैंसिल। सो 4 × 10.5, 10.5, 10.5 नीचे, 35 35, एक जीरो नीचे आ जाएगा और 3। ठीक है ना। 10.5 की 2 जीरोस, 3.5 की 2 जीरोस के साथ खत्म हो गई। एक एक्स्ट्रा जीरो हमारे पास नीचे आएगी और ये 3 तो अपने पास है ही। पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 35 3 जा 105 होता है। 35 यहाँ पर 3 आता है। दिस इज 4 2 जा एंड 5 जा, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा 21। तो 21 × 6 कर रहे हैं, कितना आंसर होगा? 126। ये सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ काम कैलकुलेशंस का होगा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, और आ सकता है, ऐसा कोई मुश्किल भी नहीं है कि अगर डिलीट करवा दिया तो आप नहीं कर सकते।
डिलीट करने का मतलब भी ये है कि आपकी वो एक्सरसाइज ही खत्म कर दी उन्होंने। ठीक है, बोर्ड ने एनसीईआरटी में से एक्सरसाइज खत्म कर दी, पर एग्जाम्पलर के तैयार क्वेश्चंस, सैंपल पेपर में ऐसे क्वेश्चंस दिख जाएंगे आपको, बहुत सारे सैंपल पेपर्स आएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, दिस सेज 3 क्यूब्स, देखो 3 क्यूब्स, पहले वाला हो गया सबका, 126 आंसर है। 3 क्यूब्स ऑफ मेटल whose edges are in the ratio 3:4:5 are melted and converted into a single cube whose diagonal is 12√3 centimeter. Find the edges of the 3 cubes. Three cubes of metal whose edges are in the ratio 3:4:5 are melted and converted into a single cube whose diagonal is 12√3 centimeter. Find the edges of 3 cubes. अब ये जो चीज है, ये क्वेश्चन है, ये आपको बहुत सारे लेवल्स पे चेक करता है। पहले तो आपको पता है कि 3 क्यूब्स है, उनकी एजेस आपको पता है 3, 4, 5। ठीक है, और अगर ये डायगोनल दिया हुआ है तो ये डायगोनल कौन सा होता है? लॉन्गेस्ट डायगोनल। ठीक है ना। अगर क्यूबॉइड की बात करें तो लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होता है? L² B² + H² अंडर रूट सम में। ठीक है ना, सबको क्लियर है ये तो। और अगर क्यूब की बात करें, यही S से रिप्लेस हो गया, तो वो क्या हो जाता है? S√3 सेंटीमीटर। ये हमारी बैक एंड की नॉलेज है जो हमें पता होनी चाहिए। अब आ जाओ, इन तीनों क्यूब्स का हम क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम सेम होगा। और जो हमारे पास डायगोनल बना है, उस क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। यहां पर तो मुझे साइड्स गिवन है, तो आई विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स। मैं सिर्फ आपको ब्रॉड एंड में मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो बता रही हूँ, लिखने का मैं ये नहीं है। आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ द 3 क्यूब्स, ये हो गया टुगेदर। 3x 4x साइड हो गई। लेट द साइड ऑफ द क्यूब्स बी 3x सेंटीमीटर, 4x सेंटीमीटर, 5x सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ द 3 क्यूब्स कंबाइंड विल बी सम ऑफ 3 वॉल्यूम्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे, 27x³ प्लस 64x³ प्लस 125x³। तो तीनों क्यूब्स का मिलाकर वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ऐड करो इनको, करो सॉल्व। 125 प्लस 91, 216 क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। x³ के साथ ये वॉल्यूम बनकर आ गया। तो जो हमारे पास बड़ा वाला क्यूब बनकर आ रहा है, उसका वॉल्यूम भी कितना है? 216। यही है ना, क्यूबिक फैक्टर तो चलेगा ही उसमें, x³। सो वॉल्यूम ऑफ द सिंगल क्यूब, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? वॉल्यूम ऑफ सिंगल क्यूब is also 216 x³ क्यूबिक सेंटीमीटर। लेट साइड ऑफ दिस सिंगल क्यूब, इसको s ले लेती हूँ, जो बड़ा वाला क्यूब बना उसकी साइड s है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ s³ इज 216 x³। तो s की वैल्यू कितनी आ गई? 6x, है ना। अब इसके बेसिस पर विल ट्राई टू फाइंड द डायगोनल ऑफ दिस सिंगल क्यूब, डायगोनल ऑफ सिंगल क्यूब। अब आप ये 6x² 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 को ऐड करके बताओ, या फिर हमें ये फॉर्मूला पता है, तो हम लिखेंगे डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज S/√3। तो ये मेरे पास आ जाएगा, S है 6x√3, और ये मुझे दिया हुआ है 12√3 सेंटीमीटर के इक्वल। हाँ, तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 2। एजेस ऑफ द 3 क्यूब कितनी हो गई? 6, 8,
10. So the three cubes are of dimension 6, 8, 10. बड़े आराम से स्ट्रीमलाइन करके चलना है तो ये निकलता है, अदरवाइज मुश्किल नहीं है। हाँ, यू नीड टू नो द फॉर्मूलाज फॉर डायगोनल, और यहां पर हमें पूछा क्या गया है। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिख लो, हो जाएगा। ट्वेल्व सॉलिड्स, 12 सॉलिड स्फीयर्स लिखो। लास्ट क्वेश्चन है, चाहे होमवर्क में ले लेना। इट सेज 12 solid spheres of same size are made by melting a solid metallic cylinder, of base diameter 2 centimeter and height 16 centimeter. The diameter of each sphere is. अगर अभी सॉल्व करना है, यू हैव टाइम, कर सकते हो। जिसमें से ना कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवाऊंगी, बाकी सभी आप देख लेना एग्जाम्पलर। हाँ, पर वर्कशीट के सारे क्वेश्चंस करवाने हैं। तो कल है फ्राइडे, फिर तो सैटरडे, दोनों दिन क्लास होगी। संडे को भी इस बार क्लासेस है आपकी। ठीक है। तो एक सॉलिड मेटालिक सिलेंडर है जिसका बेस डायमीटर दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, उसके साथ हम 12 स्फीयर्स बना रहे हैं। और स्फीयर के बाद एक ही होती है, उसके पास एक ही चीज होती है, रेडियस। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, हाइट 16 इज इक्वल टू 12 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। पाई सबसे पहले कैंसिल हो गया, सो दिस इज 3 4 जा, और ये सब यहाँ खत्म। सो आर क्यूब इज इक्वल टू 1, रेडियस विल बी इक्वल टू 1। लेकिन उसने क्या पूछा हुआ है? अब सबसे अच्छी बात पता क्या होती है, उसने 1 कहीं भी नहीं मेंशन किया होता ऑप्शंस में। सीबीएसई के ना सभी पेपर्स में ये हमेशा एक क्वेश्चन होता है कि अगर 1 दे दो ना, तो देर आर बाउंड टू बी सम पीपल, सम बच्चे जो होंगे ही होंगे, जो यहाँ पर 1 देखकर उस 1 को मार्क करके आएंगे। ठीक है। सीबीएसई के मैंने बहुत बार पेपर्स में देखा है, ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस वो कभी नहीं देते। यहां उसने पूछा हुआ है डायामीटर, तो हम क्या मार्क कर देंगे? ठीक है। दे गिव यू टाइम टू थिंक कि नहीं नहीं, 1 क्यों नहीं हमें दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि उसने पूछा ही डायमीटर में। ठीक हो गया, चलो।